सेक्शन 23 आपको ये बताता है कि कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है और कौन से नहीं। व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। जैसे ही आपने हेडिंग ध्यान की तो एक बात ध्यान में पिछली आ रही होगी, जैसी आपको हेडिंग ध्यान में आई पिछली बात याद आ रही होगी। क्या? सेक्शन 10। तो सेक्शन 10 जब हमने पढ़ा था तो वहां पर हमने पढ़ा था कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए 4-5 चीजें चाहिए। नंबर 1 कॉम्पिटेंट पार्टी, नंबर 2 फ्री कंसेंट, नंबर 3 लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। चौथा हमारा नॉट डिक्लेयर्ड वॉइड था, तो इस पर भी फोकस ना करके हमारा ये सबसे पहले माइनर पढ़ा आपने कॉम्पिटेंट पार्टी। पहले हमने कॉम्पिटेंट पार्टी में 11 पढ़ा, 12 पढ़ा और इंडियन मैनेजमेंट एक्ट की धारा 3 पढ़ी। फिर उसके बाद हम फ्री कंसेंट पे गए, तो फ्री कंसेंट के लिए पहले 13 में कंसेंट पे गए, फिर 14 में फ्री कंसेंट पे गए और फ्री कंसेंट को समझने के लिए 15 पढ़ा, 16 पढ़ा, 17 पढ़ा, 18 पढ़ा, 19 पढ़ा, 20 पढ़ा, 21 पढ़ा, 22 पढ़ा। पढ़ा नहीं पढ़ा? तो हमने फ्री कंसेंट को समझने के लिए 15 से लेकर के 22 तक समझ लिया। उसके बाद नेक्स्ट है लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी कि एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए आवश्यक है कि एग्रीमेंट का उद्देश्य और एग्रीमेंट का प्रतिफल कैसा होना चाहिए? लॉफुल। अब लॉफुल कौन से होते हैं? ये सेक्शन आपका यहां भी 3 है तो यहां भी 3 कर देते हैं 23 में। चूंकि यहां 23 है तो इसलिए 2-3 यानी कि 2 गुणा 3 = 6, यानी कि सेक्शन तो 23 है और 6 ग्राउंड है जिसमें यह बताया गया है कि कौन से प्रतिफल और उद्देश्य लॉफुल है और कौन से नहीं। तो सेक्शन 23 की हेडिंग यही है, व्हाट कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। तो सेक्शन 23 में लिखा है कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल। किसी करार का प्रतिफल और उद्देश्य लॉफुल होता है। कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस फॉलोइंग। निम्न के सिवाय करार का उद्देश्य और प्रतिफल लॉफुल होता है। अब कौन से 6 पॉइंट है? नंबर 1, ये फॉरबिडन बाय लॉ नहीं होना चाहिए, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध नहीं होना चाहिए, यह विधि के किसी प्रावधान का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट डिफीट द प्रोविजन ऑफ एनी लॉ, और यह फ्रॉडुलेंट भी नहीं होना चाहिए, कपटपूर्ण भी नहीं होना चाहिए, और यह किसी पर्सन और पार्टी को इंजरी कारित करने वाला भी नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट कॉज द इंजरी टू पर्सन और प्रॉपर्टी, यह अनैतिक भी नहीं होना चाहिए, इमोरल, और यह किसी पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध भी नहीं होना चाहिए, और यदि है तो वो अनलॉफुल है, और यदि है तो वो अनलॉफुल है। और वह ऐसा एग्रीमेंट जिसका ऑब्जेक्ट और कंसीडरेशन अनलॉफुल है, तो ऐसा एग्रीमेंट वॉइड है। तो दूसरी तरफ एक पहलू निकला कि फिर अनलॉफुल एग्रीमेंट क्या होते हैं? अनलॉफुल एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध होते हैं, जिनको विधि द्वारा रोका जाता है पार्टी को कि ऐसा करार ना करें, और यदि ऐसा उन्होंने कर दिया तो अनलॉफुल एग्रीमेंट्स वॉइड होते हैं। परंतु ऑल अनलॉफुल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट अनलॉफुल। परंतु सभी शून्य करार अनलॉफुल नहीं होते, परंतु सभी अनलॉफुल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वॉइड एग्रीमेंट का क्षेत्र बड़ा है, यहां से यहां तक, इसमें से थोड़ा सा पोर्शन निकल के जा रहा है, ये है अनलॉफुल एग्रीमेंट, और ये अनलॉफुल नहीं है पर वॉइड है। वॉइड तो पूरे यहां से यहां तक है, वॉइड तो मैं बोलूं यहां से यहां तक सारे हैं, परंतु ये केवल अनलॉफुल नहीं है, वॉइड ही है, और ये अनलॉफुल भी है और वॉइड भी है। समझ में आया?
अनलॉफुल एग्रीमेंट का एरिया बड़ा है, जिसमें से कुछ अनलॉफुल नहीं, वॉइड एग्रीमेंट का एरिया बड़ा है, तो कुछ वॉइड एग्रीमेंट अनलॉफुल होते हैं और कुछ वॉइड एग्रीमेंट अनलॉफुल नहीं होते। अब दूसरा प्रश्न, क्या अनलॉफुल एग्रीमेंट कर सकते हैं? फॉरबिडन एग्रीमेंट्स कर सकते हैं, फॉरबिडन एग्रीमेंट नहीं कर सकते। क्या वॉइड एग्रीमेंट कर सकते हैं? क्या वॉइड एग्रीमेंट को करने से रोका गया है? नहीं रोका गया। वॉइड एग्रीमेंट हो सकता है, पर फॉरबिडन एग्रीमेंट, अनलॉफुल एग्रीमेंट नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे वॉइड एग्रीमेंट्स।